तो 1 से 99 की जो टर्म्स हैं उसमें 3 के 33 गुच्छे बनेंगे और 3 के एक गुच्छे का जोड़ 0 है, अगले गुच्छे का जोड़ भी 0। ऐसे करते हुए 33 गुच्छों का जोड़ कितना आ गया? 0 आ गया। n पाई वाली सर्कल के थीटा में n जो है मेरा वो एक इंटीजर का काम कर रहा होगा। आप n की वैल्यू बदल बदल के इंटीजर रखते चले जाइए, थीटा की नई वैल्यू आती चली जाएगी। तो r की सारी संभावनाओं पे गौर फरमाया जाए तो r की वैल्यू -1 हो सकती है, r की वैल्यू 2 + √3 हो सकती है, r की वैल्यू 2 - √3 हो सकती है। तो ऐसे इसको देख के सिर्फ 0 बोलने वाली आदतें छोड़ दीजिए, इसको देख के π/3 बोलने वाली आदतें छोड़ दीजिए, कॉन्जुगेट सीख लें, मॉडुलस सीख लें और आर्गुमेंट सीख लें, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को खूब इस्तेमाल में ले सकते हो और कॉम्प्लेक्स नंबर का भरपूर प्रयोग ले सकते हो आप। तो ये 3 है 3 बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी बताऊंगा, थोड़े लंबे मेथड से बताने पड़ेंगे, आगे तुमको शॉर्टकट से बता दूंगा, ठीक है ना। तो सारी वो बात मैं नोट्स में कैद करना चाहता हूँ जिससे तुम डायरेक्टली फॉर्मूले तुमको पता है तो तुम हर सवाल को बहुत ही सहजता के साथ सॉल्व कर सको, प्रैक्टिस कर रखी है तो। चलो जरा एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि इफ 1 + आयोटा की पावर 100 is equal to a + b iota, where a and b are real numbers, then find a की पावर 100 + b की पावर 100। बताइए जरा क्या आंसर होगा, सोचिए, है ना। इफ 1 + आयोटा टू द पावर 100 इज इक्वल टू a + b आयोटा, तो बताइए कि a की पावर 100 + b की पावर 100 किसके बराबर है। वन प्लस आयोटा की पावर 100 है, खास किस्म का कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर 1 + आयोटा की पावर 2 करें और फिर उसकी पावर 50 करें तो बात तो एक ही है ना। 1 + आयोटा की पावर 2 करके फिर 50 करें, 2 करने में बड़ा बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। a² + b² + b² + 2ab ऐसा लिखा, पावर इसकी 50 लिखी। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये कैंसिल हो गया है ना। तो यहां आ गया 2 की पावर 50 इंटू आयोटा की पावर 50। आयोटा की पावर 50 होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 48। 4 का मल्टीपल है 48 तो 1 हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -2 की पावर 50 हो गया। तो ये जो कहानी लिखी हुई थी ये -2 की पावर 50 लिखी हुई थी। आप कह रहे हैं कि दिस -2 की पावर 50 इज बेसिकली a + b आयोटा। तो यहां से एक बात साफ है कि a की वैल्यू -2 की पावर 50 हो गई और b की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है ना। सिंपल है बिल्कुल एकदम। तो अगर कोई पूछे a की पावर 100 + b की पावर 100 कितना हो गया, तो a की पावर 100 + b की पावर 100 हो गया। इसकी जब पावर 100 करेंगे, पावर 100 करेंगे तो -1 की पावर 100 तो +1 हो गया। तो 2 की पावर 50 × 100 और +0 की पावर 100 तो 0 होता है। तो ये आंसर आ गया 2 की पावर 5000, ठीक है। तो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर बड़े खास होते हैं ना, जैसे 1 + आयोटा 1 - आयोटा खास हैं। तो बस ये बात बताने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम इंक्लूड कर लिया, ठीक है। बड़े खास किस्म के कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x² + x + 1 = 0, then find the value of x + 1/x plus x² + 1/x² plus x³ + 1/x³ and so on, x की पावर 100 + 1/x की पावर 100। इसकी वैल्यू बताएं आप, ठीक है। ये वो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जो सिंपल भी हैं और एग्जाम के फ्लेवर के हिसाब से हैं। मतलब एग्जामिनेशन में इस प्रकार के प्रॉब्लम पहले आए हैं और अभी भी
इस टाइप के प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू जो है वो 0 है ना। एक्स से डिवाइड करते हैं अगर दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ हम x से डिवाइड करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू -1 मिल जाती है, ठीक है। x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे को मिल गई, ठीक है जी। इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो 2ab ये कैंसिल हो गया और ये 1 हो गया। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी -1 ही आ गई। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? x प्लस 1/x -1 था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी अपनी चेक करी तो -1 आ गई। अगर मैं इसमें ये देखो ये दोनों तरफ स्क्वायर किया था तो ये मिल गया मुझको, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करता तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 x इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, ये होता ना क्यूब का फॉर्मूला, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, इसकी वैल्यू -1 रहती, -1 का क्यूब तो -1 होता है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। x प्लस 1/x की वैल्यू को देखोगे तो ये -1 है, तो देखोगे 3 इंटू -1 -3 हो गया, -3 को राइट में लाओगे तो -1 प्लस 3 2 हो गया। तो आप यहां से देखिए x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू अपने को 2 मिल गई है, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू अपने को 2 मिल गई है। यहां तक बात समझ में आ गई ना। तो कुल मिला के सीन कैसा चल रहा है, x प्लस 1/x ये -1, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -1, ठीक। x³ प्लस 1/x³ आ गया 2, कितना आ गया 2 आ गया क्या, यस ये आ गया आपका 2। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जो है ना वो इसका होल स्क्वायर है, देखो इस वाली का। अगर इसका स्क्वायर करके ये आ रहा है तो इसका स्क्वायर करके भी फिर -1 ही आएगा, तो अगली टर्म फिर -1 हो गई। समझ में आ रही है? उसके बाद फिर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आएगी। अरे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो आप, कौन सी को, ये लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x इक्वल टू -2। तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 -1 इक्वल टू -2, -1 को उधर लेके फिर से -1 आ गया। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पैटर्न को नोटिस करोगे तो ये पैटर्न नजर आ रहा है, -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक से लेकर के 100 तक की पावर है तो 100 टर्म्स हैं, 100 टर्म्स में से एक से 99 और फिर 100वीं को अलग रख देते हैं अपन। तो एक से 99 की जो टर्म्स हैं उसमें 3 3 3 के 33 गुच्छे बनेंगे और 3 के एक गुच्छे का जोड़ 0 है, अगले गुच्छे का जोड़ भी 0, ऐसे करते हुए 33 गुच्छों का जोड़ कितना आ गया, 0 आ गया। और इसकी वैल्यू ही हमारा आंसर होगी, मैं ये कह रहा हूं इसकी वैल्यू -1 है तो -1 हमारा आंसर हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? आंसर हो जाएगी -1, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। पुराना प्रॉब्लम है ये, जेई मेंस का ही, नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है कुछ अलग हो, कॉन्सेप्ट कुछ यही था, है ना। सिंपल प्रॉब्लम है ना। इसमें आप देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और क्यूब करना दोनों तरफ, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल हुआ है। और हमारे एग्जाम में ऐसे सवाल काफ़ी आते हैं जिसमें कॉमन सेंस, ऑब्जर्वेशन, स्मार्टनेस का इस्तेमाल होता हो। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, लेकिन एग्जाम के समय में अगर कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाता तो थोड़ा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से भी हो सकता है ये सवाल। इस सवाल को करने के और भी तरीके हैं, अभी अपन बेसिक सीख रहे हैं तो ये बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका बता दिया मैंने आपको, ठीक है।
चलें आगे। बताइए जरा क्या आंसर रहेगा इसका। तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें कहा गया है कि भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा। ऐसे प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, किए जा सकते हैं। थीटा की वैल्यू बताओ कि ये जो क्वांटिटी है ये या तो प्योरली रियल हो या फिर प्योरली इमेजिनरी हो, है ना। तो 3+2 साइन थीटा अपॉन, इस क्वांटिटी को ले लेते हैं, अपॉन 1 - 2 साइन थीटा। तो ऊपर नीचे मैंने इसमें 1+2 साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर देखोगे तो वो हो गया 3 × 1 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया -4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस आयोटा के बगल में आ गया आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 6 साइन थीटा, 6 साइन थीटा, ठीक है। और इसको इससे करोगे तो 2 साइन थीटा, मतलब 8 साइन थीटा आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये लो जरा, मैं 6 की जगह पे डायरेक्टली 8 कर देता हूँ, ठीक है। डिवाइड बाय, है ना, डिवाइड बाय आ गया 1+4 साइन स्क्वायर थीटा, 1+4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1+4 साइन स्क्वायर थीटा। कहा गया है हमको कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या तो ये प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है। अगर ये प्योरली रियल होगा तो इस पार्ट को 0 होना पड़ेगा, है ना। फॉर प्योरली रियल आपके साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा, और प्योरली इमेजिनरी के लिए, फॉर प्योरली इमेजिनरी के लिए इस वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा को 0 होना पड़ेगा। तो साइन थीटा को आपका, या साइन स्क्वायर थीटा को होना पड़ेगा साइन स्क्वायर π/3 होना पड़ेगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा को 3/4 होना पड़ेगा। 3/4 जो है वो साइन π/3 √3/2 का स्क्वायर होता है, ठीक है जी। अब यहां से अगर आप थीटा निकालना चाहो तो थीटा की वैल्यू काफी संभव है। थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, पाई हो सकती है, 2π हो सकती है, ऐसे काफी वैल्यू संभव है। -π, -2π, ये वाली वैल्यूज भी संभव है, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज को अगर आप पूरा ध्यान से देखोगे तो आप बोल सकते हो कि nπ वाली शक्ल के थीटा संभव है। nπ वाली शक्ल के थीटा में n जो है मेरा वो एक इंटीजर का काम कर रहा होगा। आप n की वैल्यू बदल बदल के इंटीजर रखते चले जाइए, थीटा की नई वैल्यू आती चली जाएगी, थीटा की वो वाली नई वैल्यू जो होगी वो सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। तो ये वाले थीटा तो हमारे आंसर हो ही गए जी। अब यहाँ पे देखिए, थीटा की वैल्यू π/3 रखना चाहें वो भी ठीक है, थीटा की वैल्यू π+π/3 रखना चाहें वो भी ठीक है, थीटा की वैल्यू π-π/3 रखना चाहें, 2π + π/3 रखना चाहें, 2π - π/3 रखना चाहें, तो यहां से अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू nπ ± π/3 अगर अपन रख देंगे, थीटा की वैल्यू nπ ± π/3 रख देंगे, बाहर ही रहना फिर अंदर मत आना, nπ ± π/3 अगर रख देंगे, n जो है मेरा इंटीजर है, ठीक है। तो अपन ये वाले आंसर भी दे देंगे, वो वाले आंसर भी दे देंगे। तो बहुत सारे थीटा हैं हमारे पास, ये भी काफी सारे थीटा हैं और ये भी काफी सारे थीटा हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ऐसे इसको देख के सिर्फ 0 बोलने वाली आदतें जो छोड़ दीजिए, इसको देख के π/3 बोलने वाली आदतें छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री प्रॉब्लम के जितने भी टाइप्स हैं अपन शुरुआत में कर रहे हैं वो, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है स्क्रीन के ऊपर, जरा बताइए, इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। इस तरीके के सिंपल प्रॉब्लम बहुत बार आए हैं,
पेपर में एकदम खट 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 चालू हो जाना चाहिए आपको, और प्रॉब्लम ये होने चाहिए। हर प्रॉब्लम को नोट्स में करवाने का एक मकसद है, आप उस मकसद को समझ लेते हैं तो उस प्रॉब्लम को करवाना सक्सेसफुल हो जाता है फिर। देखिए कहा गया है कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये इस शक्ल की है। इस शक्ल में ऐसी क्या खास बात है? इसमें खास बात है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम है ना। इसका रियल पार्ट भी एस और इमेजिनरी पार्ट भी एस। तो ये कहना चाहता है कि भैया इसके भी रियल और इमेजिनरी पार्ट बराबर हैं, बस इतना सा कहना चाहता है ये, और कोई ज्यादा इच्छा नहीं है इसका कुछ कहने की। तो ये 1 प्लस आयोटा आर की पावर 3 जो है, ये 1 की पावर 3, इसकी पावर 3 करोगे तो आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा होती है, माइनस आयोटा आर की पावर 3, ठीक है, +3 इसका स्क्वायर इंटू दिस, तो 3 r आयोटा, है ना, और फिर +3 दिस इंटू दिस का स्क्वायर, तो ये आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आर स्क्वायर हो गया। दिस क्वांटिटी इज ऑफ द फॉर्म ऑफ s प्लस एस आयोटा, ऐसा लिखा हुआ है इसने, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखेंगे, रियल पार्ट देखेंगे ना अपन, तो वो 1 - 3 r² हो गया। तो ये जो रियल पार्ट है ना 1 - 3 r², और ये जो इमेजिनरी पार्ट है आपका 3r - r³, ये बराबर होने चाहिए, क्योंकि रियल पार्ट भी ऐसे और इमेजिनरी पार्ट भी ऐसे, तो इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर करने हैं अपने को। ये बात तो सीधी समझ में आनी चाहिए अपने को, ठीक है। अब यार इसको अपन सोल्व करने का प्रयास कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको इधर लाए r³ -3r² -3r +1 = 0, ठीक है जी। तो तो यहां पे क्या किया, ये जो r³ +1 है, r³ +1 को लिखा, r³ +1 को लिख सकते हैं a³ + b³ का फॉर्मूला लगा के, r+1 इंटू r² माइनस r+1, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन। जो ये r³ +1 है ना, 1 को अपन 1³ लिख सकते हैं ना, a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दिया, a + b इंटू a² माइनस ab + b², कर सकते हैं अपन ऐसे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और ये जो बीच में देखा इन दो टर्म्स को, इनका -3 कॉमन ले लिया, r भी कॉमन ले लिया, -3r कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी r+1 बच गया है ना। बहुत ही अच्छी बात है ये तो, इसके तो फैक्टर हो गए, r+1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया r² -r -3r -4r +1 = 0। तो यहाँ से संभावनाएं आई, r की वैल्यू -1 और r की वैल्यू आ रही है -b ± b² -4ac / 2। इसको देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 12 हो गया, 12 को लिख सकते हैं अपन 2√3। तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये आ गया 2 + √3 या फिर 2 - √3। तो r की सारी संभावनाओं पे गौर फरमाया जाए तो r की वैल्यू -1 हो सकती है, r की वैल्यू 2 + √3 हो सकती है, r की वैल्यू 2 - √3 हो सकती है ना, है ना। आपका जो सीकेंट पाई है, सीकेंट पाई होता है -1, ठीक है जी। 2 + √3 की बात करें तो आपको बताऊं कि कोट 15 डिग्री की वैल्यू होती है ये, और ये tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में। tan 15 डिग्री और कोट 15 डिग्री की वैल्यूज होती हैं ये, अगर अपने को याद नहीं है तो अपन अभी याद कर लें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज, है ना, जिससे अभी जरूरत पड़ेगी इनकी। और कोट 15 डिग्री को, 15 डिग्री होता है π/6 का आधा, 30 का आधा, 30 का आधा होता है कि नहीं होता 15, 30 का आधा 15, 30 होता है π/6, π/6 का आधा π/12, π/12, कोट π/12, ठीक है। कहीं पे लिखा है कोट π/12, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कोट π/12 नहीं लिखा तो 10-15 कोट 15 डिग्री को 10-75 डिग्री भी लिख सकते हैं, है ना, है ना। 75 डिग्री होता है 15 का 5 टाइम्स,
पाई बाय 12 का 5 टाइम्स 5 पाई बाय 12, तो 10 5 पाई बाय 12 लिखा हुआ देखो जरा, डी भी इसका सही आंसर है। ठीक है, और 10 15 डिग्री जो है अपना, 10 15 डिग्री तो मतलब 10 पाई बाय 12 हो ही गया, 10 पाई बाय 12, 10 पाई बाय 12, तो बी सी और डी ये तीन इसके करेक्ट उत्तर हैं, करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट का दे दिया था मैंने क्वेश्चन आपको, तो कर दिया भाई अपन ने टिक। ठीक है, आपको वैसे बता दूं, कोट पाई बाय 8 जो है ना, कोट पाई बाय 8, पाई बाय 8 होता है 22.5 डिग्री, और कोट 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है √2+1। ये सारी वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाई जाती है तो बताई जाएगी। एज ऑफ नाउ अगर अपन याद रख लें इसको तो और अच्छी बात है। ये वैल्यूज जो हैं, जेई वाले इन वैल्यूज को इस्तेमाल में लेते रहते हैं, 2 + √3, 2 - √3, √2 - 1, √2+1, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज इन ट्रिग्नोमेट्री, सो याद होनी चाहिए। डायरेक्ट ऑप्शन इस तरीके से आगे तो अपन टिक कर सके, ताकि, है ना, लिख लो इसको जल्दी से। यहाँ पे क्यूबिक भी बड़ी अच्छी बनी थी, है ना, कितने प्यार से फैक्टर हो गए और हो गया सवाल। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और आसान बनाने के लिए मैथमेटिशियन लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के करस्पॉन्डिंग 3 बेहतरीन बातें डिफाइन की हुई हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज़्यादा इस्तेमाल में लाने के लिए, ज़्यादा यूजफुल और ज़्यादा इजी बनाने के लिए मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि अगर हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लें, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपन सीख लें, अगर अपन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लें, अगर अपन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लें, और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लें, आर्ग्यूमेंट सीख लें, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट सीख लें, मॉडुलस सीख लें और आर्ग्यूमेंट सीख लें, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को खूब इस्तेमाल में ले सकते हो और कॉम्प्लेक्स नंबर का भरपूर प्रयोग ले सकते हो आप। तो ये 3 हैं 3 बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 3 बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। है ना, अगर अपन ने तीनों पे कमांड बना ली तो समझ जाना जेई का क्वेश्चन होने के चांस 90% हो जाएंगे आपके, 90% से ज्यादा, है ना। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक खुद कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही। एक आदमी के 3 मित्र हो गए तो टोटल तो 4 हो गए ना, तो 4 बातें अगर पकड़ में है तो पूरा चैप्टर पकड़ में है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पता ही है अपन जेड से डिनोट करते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली जेड से डिनोट करते हैं, ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू से डिनोट नहीं कर सकते, पी से नहीं कर सकते, कर सकते हो जी। जेड से डिनोट कर दिया मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसके कॉन्जुगेट को हम किससे डिनोट करेंगे, जेड बार से भी कर देते हैं, जेड डैश से भी कर देते हैं, दोनों सिंबल इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के दोनों तरफ वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, ये मॉडुलस हो जाता है। मैंने पहले भी बताया आपको, वर्टिकल लाइन जो है डिटर्मिनेंट को भी रिप्रेजेंट करती है। वर्टिकल लाइन एक सेट का कार्डिनल नंबर भी देती है। मैथ्स में वर्टिकल लाइन कई बातों को रिप्रेजेंट करती है, कहां पे किस बात को रिप्रेजेंट करेगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि लगी कहां पे है वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगी है तो समझ जाना हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करना चाहते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे ARGZ ऐसे करके यूं डिनोट करते हैं ना। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड में एक स्लाइट सा फर्क भी होता है, वो जब अपन पढ़ेंगे तो करेंगे चर्चा। तो अभी अपना टास्क क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखना, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखना,
आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखना, कॉम्प्लेक्स नंबर तो साथ के साथ सीखते हुए आ ही रहे हैं, चारों पे कमांड बनाना और फिर उन पे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करना, इतना काम हो जाता है तो मॉडुलस नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर अपना, है ना। फिर सेकंड पार्ट में इनके एप्लीकेशंस को देखेंगे और अपना कॉम्प्लेक्स नंबर फिर काफी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही है? ऐसे करके चैप्टर खत्म होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं अपन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। लिखना चाहो तो पहले इसको लिख लो एक बार। अपन पहले डिटेल में सीखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलते हैं आगे। जब कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का निर्माण हुआ था तो उस समय पे कई सालों तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलजेब्रा में ही पढ़ा जाता था। एक मैथमेटिशियन ने एक दिन एक बात ऑब्जर्व की। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी पॉइंट P को ऐसे लिखते हैं A, B। वो बैठे बैठे सोचने लगा कि ये कोमा का क्या काम है। अगर मैं कोमा हटा के ऐसा बोल दूं कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये वाले हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे 23,0 है कि 2,3 है कि 0,23 है। कोमा का काम है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को अलग लिखना, अलग कर देना, है ना। तो उसने सोचा कि जो काम कोमा कर सकता है वही काम तो आयोटा भी तो करता है। कोमा ए और बी को आपस में मिलने नहीं देता, तो आयोटा भी तो ए और बी को आपस में मिलने देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलने देगा। तो उसने बैठे बैठे ऐसे ही सोचा, कॉम्प्लेक्स नंबर का वो विद्वान था, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर एक पॉइंट मान लिया जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर पॉइंट ए कोमा बी हो सकता है तो पॉइंट का नाम ए प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो उसने ये कहा कि एवरी पॉइंट इन द प्लेन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। हर पॉइंट को ए कोमा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हर पॉइंट को आप ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग इस प्लेन में पॉइंट होगा, यूं बोल लीजिए, या हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यूं बोल लीजिए। बातें तो सेम है। तो कुल मिलाकर के उस मैथमेटिशियन ने ये कहा कि एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, या यूं कहें पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट किया जा सकता है। और उस मैथमेटिशियन का जो नाम था वो था आर्गंट। तो इसलिए इसको आर्गंट रिप्रेजेंटेशन, या फिर ये जो प्लेन उसने बताया था एक्स वाई प्लेन, उसके सम्मान में इसको हम आर्गंट प्लेन बोलते हैं। और ये जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं, है ना। आप एक्स एक्सिस बोल सकते हो, उससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, मगर सही तरीका इसको रियल एक्सिस और इसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, है ना। रियल एक्सिस बोलते हैं, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। क्यों? रियल एक्सिस की वजह से रियल पार्ट जनरेट होता है, इमेजिनरी एक्सिस की वजह से इमेजिनरी पार्ट जनरेट होता है। और आप देखिए रियल एक्सिस पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, वो प्योरली रियल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे होगा आपका जैसे a प्लस 0 आयोटा, है ना। इमेजिनरी एक्सिस के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो क्या होंगे? प्योरली इमेजिनरी होंगे। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो रियल पे भी है, इमेजिनरी पे भी है, उसका नाम रियल भी है, उसका नाम इमेजिनरी भी है, और वो मैंने बताया भी था। 0 प्लस आयोटा 0 इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। ये बात ज्योमेट्रिकली भी समझ में आ रही है अपने को, है ना, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो दुनिया का इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है।
है ना। तो आर्गन प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोला जाता है, आप आर्गन प्लेन भी बोल सकते हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, आपने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो वहां पे आपको पता होगा कार्टेशियन प्लेन है ये, ऐसा करके सुना होगा नाम आपने, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है या आर्गन प्लेन है। तो आर्गन ने बस इतना ही कहा था कि एवरी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना, every point in the complex plane can be written in terms of a complex number, है ना। हर पॉइंट का एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो इसका मतलब तो दो पॉइंट बराबर हैं। दो पॉइंट बराबर है का मतलब पॉइंट एक ही है। दो पॉइंट का क्या बराबर होता है? दिल्ली मुंबई थोड़ी कभी बराबर हो सकती हैं। दो शहर बराबर की बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, दो शहर हैं ही नहीं, एक ही शहर की बात हो रही है। समझ में आ रही कि नहीं? दो लोकेशंस की अगर आप बात कर रहे हो बराबर होने की, वो एक ही लोकेशन है, आप दो गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो समझ में आ रही कि नहीं? एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज इन दी एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये बात अपने को समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट क्या चीज है और कॉन्जुगेट की सारी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं अपन, ठीक है ना। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉन्जुगेट क्या चीज है भाई? तो सबसे पहली बात कि अगर z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो जो कॉन्जुगेट है उसको z बार या फिर z डैश से डिनोट करते हैं और वो होता है a माइनस आयोटा बी, है ना। इसके निशान को बदल दीजिए, कॉन्जुगेट बन जाता है। ठीक है जी, ये तो आपको सबको पता भी होगा, है ना। इंपॉर्टेंट बातें हैं। z और z बार को अगर अपन जोड़ देते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z आ जाता है। z में से z बार माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इनटू आयोटा, है ना। 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इनटू आयोटा आ जाता है ना। इंटरेस्टिंग बात होती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं अपन z1 और z2, इनके जोड़ का कॉन्जुगेट निकाल दो या इनका कॉन्जुगेट निकाल के जोड़ दो, बात एक ही होती है, ठीक है ना। कॉन्जुगेट ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड उनको जोड़ दो, बात बराबर है। ये बात बहुत ही इजीली महसूस की जा सकती है कि अगर मैं z1 ले लेता हूं a1 प्लस आयोटा b1, z2 ले लेता हूं a2 प्लस आयोटा b2, तो z1 बार ऑटोमेटिकली हो जाएगा a1 माइनस आयोटा b1 और z2 बार हो जाएगा a2 माइनस आयोटा b2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो z1 प्लस z2 हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2, आयोटा b1 प्लस b2। तो अगर आप z1 प्लस z2 का बार करोगे तो देखो जरा यहाँ माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और आप z1 बार और z2 बार को जोड़ोगे तो a1 प्लस a2 माइनस कॉमन, यही तो आ जाएगा। तो ये बात इजीली प्रूफ की जा सकती है। हो रही है ना प्रूफ, दिख रही है ना यहाँ पे, है ना। तो ये कहीं आसमानी प्रॉपर्टी नहीं है कि भाई कहीं ऊपर से टपक पड़ी, बड़ी सीधी सीधी प्रॉपर्टीज हैं जो अपने को याद रख लें तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और माइनस होता है यहाँ पे तो यहाँ माइनस आ जाता, ठीक है। ये बात दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी वैलिड है और दो से ज्यादा कितने ही हो चाहे सबके लिए वैलिड है, यूं करके, ठीक है जी। तो ये z1 बार प्लस z2 बार ऐसे करते हुए zn बार, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन भी अगर लिखा ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, z1 इंटू z2 का बार, दिस विल बी z1 बार इंटू z2 बार। और इसी कारण की वजह से ये मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन भी लिखा हो, है ना, तो उनका भी अगर अपन बार करते हैं तो आता है z1 बार इंटू z2 बार
इंटू Z3 बार एंड सो ऑन Zn बार, ठीक है। और डिवीजन में भी कहानी बिल्कुल एकदम वैलिड है। Z1 और Z2 को डिवाइड करके बार ले लो या बार लेकर के डिवाइड कर दो, कहानियां बिल्कुल सेम है, ठीक है। मगर इसके लिए Z2 को नोट जीरो होना चाहिए, ठीक है जी। इस तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज अपन अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात अपने को समझनी है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर ले ली अपन ने और उसका बार कर दिया, या फिर बार करके पावर ले ली, ये बातें भी सारी सेम होती हैं, ठीक है। अगर कोई बोलता है हमको, अगर कोई बोलता है हमको कि Z और Z बार बराबर हैं, तो आप बोलो 100% वो Z रियल रहा होगा, तभी माइनस बी करने से फर्क नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो बोलो देन Z मस्ट बी प्योरली रियल। और Z प्योरली रियल है तो उसको ये बोल दो Z Z बार बराबर होने चाहिए। कोई बोल दे कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो उसको बताओ कि जरूर कॉम्प्लेक्स नंबर उसका बार बराबर रहे होंगे, तभी वो प्योरली रियल आया है। Z मस्ट बी प्योरली रियल, प्योरली रियल, है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो इन प्रॉपर्टीज को। तो ये सारी कहानी कॉन्जुगेट की थी, ठीक है ना। Z और Z बार अगर बराबर हो जाएं तो प्योरली रियल है, और प्योरली इमेजिनरी के लिए Z और माइनस Z बार अगर बराबर हो जाए, मान लो Z और माइनस Z बार बराबर हो जाते हैं, है ना। ये बात भी लिख लीजिए कि अगर Z और Z बार माइनस Z और माइनस Z बार बराबर हो जाते हैं तो Z जो है Z मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी, Z मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी उसको होना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट की कहानी हो गई है। अब बात करते हैं मॉडुलस की। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। डिनोट कैसे करते हैं अपने को पता है। मॉडुलस होता क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज होती है ना। ये हमारी रियल एक्सिस है, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो Z, है ना। ये पॉइंट, हर पॉइंट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो Z जो है वो कितना है, a प्लस बी आयोटा है। तो ओरिजिन से Z की जो दूरी है, इस डिस्टेंस को मॉडुलस Z का नाम दिया गया है, ठीक है ना। ओरिजिन से Z की दूरी को मॉडुलस Z बोलते हैं। और जब ये दूरी निकालते हैं a कोमा बी की, बेसिकली है तो ये a कोमा बी ही, a कोमा बी की 0,0 से जो दूरी होती है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। इसलिए मॉडुलस Z की वैल्यू को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला जाता है। मॉडुलस Z को ऐसे नहीं डिफाइन किया गया था कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नहीं। मॉडुलस Z को डिफाइन किया गया था कि ये ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी है, वो दूरी निकल के इतनी आई तो मॉडुलस Z के बराबर हो गई, ठीक है जी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडुलस Z का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z को, आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे ना, Z और Z बार को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और वो मोड Z स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ये इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आया है, उसका कॉन्जुगेट भी आया है, और मॉडुलस भी आई है। और ये इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी जो 3 लोगों को इन्वॉल्व करती है, इसलिए बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है। इस पे बहुत बार सवाल आए हैं, जे एडवांस्ड में भी सवाल आए हैं, जेई मेंस में भी सवाल आए हैं। वेरी पावरफुल प्रॉपर्टी। मतलब देखो, मैंने किसी प्रॉपर्टी पे अभी तक स्टार नहीं लगाया, लेकिन इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा स्टार लगा रहा हूँ। मतलब इंपॉर्टेंट तो सारी ही हैं, मतलब ये आप समझ जाना कि बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसके ऊपर सवाल आते हैं। सवाल में जब कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉन्जुगेट की और उसके मॉडुलस की बात हो रही हो तो दिमाग में ऐसे जाना चाहिए कि यार कहीं ये वाली की बात तो नहीं हो रही, इस वाली प्रॉपर्टी से तो सवाल नहीं हो रही है, एक थॉट जानी चाहिए, ठीक है। है ना, ये प्रॉपर्टी प्रूव भी कर ली अपन ने, ठीक है। मॉडुलस Z कभी 0 हो सकता है क्या? एक कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया का ऐसा है ओरिजिन जिसका मॉडुलस 0 होता है, बाकी किसी का मॉडुलस 0 नहीं होता है ना। Z1 और Z2 इनके जोड़ का मॉडुलस, मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2
नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी, ये गलती मत कर देना, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। माइनस हो तो भी ये गलती नहीं करनी है अपने को, ठीक है ना। मोड Z1 प्लस Z2 इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2, किसी स्पेशल केस में हो जाए वो एक अलग बात है, ठीक है। मगर यहाँ पे डिवीजन में और मल्टीप्लीकेशन में हो ना, जैसे ये है, या फिर मोड Z1 इंटू Z2 है, तो मोड Z1 इंटू Z2 का मोड Z1 इंटू मोड Z2 ऐसा लिख सकते हो आप। मल्टीप्लीकेशन में ये काम होता है, डिवीजन में ये काम होता है, इसको आप मोड Z1 बाय मोड Z2 लिख सकते हो, है ना। फिर से लिखना पड़ेगा भाई, Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में काम होता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, है ना। इनके प्रूफ क्या है अभी बताऊंगा, थोड़े लंबे मेथड से बताने पड़ेंगे, आगे तुमको शॉर्टकट से बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ, बड़ी सिंपल सिंपल बातें हैं। और भाई अगर मोड Z की पावर n करनी हो तो आप मोड Z करके उसकी पावर n कर दो, है ना। बातें बिल्कुल सेम रहती हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात अपन और देख लेते हैं यहाँ पे, छोटी नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, कि Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर अगर अपने को ओपन करना हो ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है वो, मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, ऐसा आता है। तो मोड Z1 प्लस Z2 के स्क्वायर को ओपन करना आना चाहिए। ये कैसे आया है बताता हूं अभी आपको, ठीक है ना। ये सारी कहानी तो समझ में आएगी होगी, इस पे बात करते हैं अपन। मोड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, देखो कुछ ऐसी शक्ल दिख रही होगी आपको, ऐसी वाली, ऐसी शक्ल दिख रही है ना, है ना, ऐसी शक्ल दिख, नींद आ रही है? चाय मंगवाएं क्या? और नींद आ रही है सुबह के 9:30 बजे। ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं Z बार, अरे लिख सकते हैं क्या? तो इस क्वांटिटी को अगर अपन ऐसे लिख दें, ये Z हो गया और ये हो गया Z बार, और बार को आधा आधा भी लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? अब आप देखिए, Z1 को Z1 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड Z1 स्क्वायर हो जाएगा। Z1 को जब Z2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 Z2 बार हो जाएगा। Z2 को जब Z1 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z2 Z1 बार हो जाएगा। Z2 को जब Z2 बार से करेंगे तो मोड Z2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? हो गया प्रूफ? हो गया ना, प्रूफ हो गया? सहमत हो इस बात से? चलो जी, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो बड़ी अच्छी बात है जी। मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं, आप बताना जरा उससे सहमत हैं क्या। इसको मैं एक और रूप में लिख रहा हूं, मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर। मैं ये कह रहा हूं कि इसका कॉन्जुगेट ये है, इस वाले का कॉन्जुगेट लिखा हुआ इधर। क्या ये बात ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको लेफ्ट में लेके जाओ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जब उसका कॉन्जुगेट जुड़ता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जो उसका कॉन्जुगेट जुड़ता है तो किसके बराबर हो जाता है वो? ये बल्कि यहां मैंने लिखा था, ये पीछे लिखा था, कहां लिखा था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जो उसका कॉन्जुगेट जुड़ता है तो किसके बराबर हो जाता है? 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z हो जाता है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जब उसका कॉन्जुगेट जुड़ता है तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है, अगर मैं ये लिख दूं कि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लिख सकते हैं क्या ऐसे? ये Z है मेरा, ये Z है ना, Z। देखो Z मेरा क्या है, Z1 Z2 बार, है ना। अगर Z का बार लोगे तो Z1 का बार हो गया, इसका बार, और 2 बार बार लगाने से बार हट जाता है, 2 बार बार लगाने से बार हट जाता है। तो ये Z1 बार Z2 आ गया, देख लो चाहे आप, है ना। तो Z और Z बार को जब जोड़ोगे तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का ये वाला लुक भी अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। और
इस फॉर्मूले का एक और भी लुक होता है, वो लुक है मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब ये क्या चीज है, ये आगे पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना समझ लो कि इसका एक याद कर लो अभी कि इसका एक फॉर्मेट ये भी होता है। इसके बारे में चर्चा अपन आगे करेंगे क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं अपन। एक और चीज मेंशन कर लेते हैं अपन, कहाँ कर रहे हैं मेंशन, यहीं कर लेते हैं। ये हो गया 8वां और यहाँ पे 9वां, कि z का एक बार बार ले लिया, फिर से बार लोगे तो z आ जाएगा, ठीक है ना भाई। a प्लस आयोटा भी है, बार ले लिया a माइनस आयोटा भी, फिर बार ले लिया फिर a प्लस आयोटा भी, है ना, z आ गया ये, ठीक है जी। Z1 प्लस Z2 स्क्वायर की बात कर ली, अगर Z1 माइनस Z2 स्क्वायर की बात करनी हो तो क्या होगा, यहां पे अगर माइनस आएगा तो फिर कहां कहां माइनस आएगा, लास्ट में दो जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस, ठीक है ना। अगर अपन बात करें Z1 माइनस Z2 के स्क्वायर की, Z1 माइनस Z2 के स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हो जाएगा मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस, नॉट प्लस, माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार, ठीक है। लिखने का दूसरा अंदाज इसका हो सकता है मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। एक और अंदाज हो सकता है मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर माइनस 2 R1 इंटू R2 इंटू कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है जी। ये तीन फॉर्मेट हो सकते हैं, ठीक है। अगर मोड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का स्क्वायर हो तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे इसका अपन, इसका फॉर्मूला बना देंगे मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस मोड Z3 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार प्लस Z1 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार। ये बन जाएगा फॉर्मूला, समझ रहे हो बात को आप। भाई इसमें कैसी टर्म आती है ना, a प्लस बी के होल, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। वो जो 2ab है ना, वो यहाँ 2ab नहीं हो पाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो 2ab के लिए ab प्लस ab टाइप हो गया, bc प्लस bc, ca प्लस ca। तो यहाँ पे एक हो गया Z1 Z2 बार, एक हो गया Z2 Z1 बार, समझ रहे हो आप। अरे ओपन करके दिखाऊं या फील आ रही है, Z3, हाँ यहाँ पे Z3 Z2 आएगा ना, यहाँ तो Z2 आएगा, ये तो Z2 और Z3 का कॉम्बिनेशन है, Z3 Z2 बार आएगा यहाँ पे तो, ठीक है। ये बात अगर महसूस नहीं हो रही, फील नहीं हो रही तो मुझे बता देना, मैं इसको पूरा लिख के बता दूंगा, लेकिन अपने को समझ आनी चाहिए, इतना तो इंटेलेक्ट अपना डेवलप हो जाना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा वैसे बात तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ कि Z और Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस तो बराबर ही होता है यार, इसमें तो कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। Z और Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर होता है ना। अगर कोई कह दे कि Z और मॉडुलस Z बराबर हैं, Z और मॉडुलस Z बराबर हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस Z हमेशा रियल होता है, पता है ना आपको बात ये, भाई मोड Z इज ऑलवेज रियल, ये तो हमेशा रियल होता है। अगर कोई कह दे कि मोड Z और Z बराबर हैं, तो ये तभी संभव है जब Z रियल हो और पॉजिटिव भी हो। रियल में भी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव पॉजिटिव के बराबर कैसे आएगा, Z जीरो भी हो सकता है,
z होना चाहिए पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर, है ना। देन z मस्ट लाई ऑन, अगर कोई ऐसा बोलता है देन z मस्ट लाई ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर उसको लाई करना चाहिए, ठीक है ना। जीरो भी हो सकता है z, है ना। अब नॉन नेगेटिव रियल एक्सिस तो मैं लिख नहीं सकता, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि नॉन नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करना चाहिए। ऐसे ही बोलते हैं पॉजिटिव रियल एक्सिस और नेगेटिव रियल एक्सिस, है ना। चलो, है ना, ये बातें अगर अपने को समझ में आ रही हैं तो एक और बहुत ही शानदार बात फिर अपन करते हैं। वेरी सिंपल, इन्हीं प्रॉपर्टीज से मिलकर के फिर आगे सवाल बनेंगे, है ना। अगर अपने को सारी प्रॉपर्टीज फील आ जाती हैं एकदम, इनकी इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाती है, तो फिर अपन सवाल बनाने में सक्षम हो जाएंगे जी। ठीक है, नंबर 3, एक ट्रायंगल के बारे में एक इनइक्वालिटी होती है। ट्रायंगल से रिलेटेड एक इनइक्वालिटी होती है। अगर एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स ए बी और सी हैं, तो इन दो साइड का जोड़ थर्ड साइड से बड़ा होता है ना। ए प्लस बी सी से बड़ा होता है ना, बी प्लस सी ए से बड़ा होता है ना, और सी प्लस ए ये बी से बड़ा होता है। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगल से रिलेटेड एक ही इनइक्वालिटी है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। इसको अपन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को लिखने के ये अंदाज भी हैं, इसको लिखने के एक अंदाज और भी है। कुछ लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, ए को उधर ले जाते हैं सी माइनस ए, या ए माइनस सी का मोड लेस देन बी, ऐसा भी लिख देते हैं। दो साइड का जोड़ तीसरी से बड़ा है ऐसा कह लो, या दो साइड का सबट्रैक्शन तीसरी से छोटा है ऐसा कह लो, बात एक ही है ना। इसको लिखने का एक और अंदाज ये है ना, उधर लेके सी माइनस ए बी से छोटा होना चाहिए, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड होता है इनका, तो इसको उधर ले गया मैं, है ना। ए माइनस बी का मोड सी से छोटा होना चाहिए, इसको उधर ले गया मैं, बी माइनस सी का मोड ए से छोटा होना चाहिए। तो लिखने का ये एक और अंदाज भी है, ऐसा लिख दो, एडिशन की फॉर्म में लिख दो, या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दीजिए। अरे समझ में आ रही है क्या बातें। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में आपको बताऊंगा। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी in the form of complex numbers, in the form of complex numbers। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भाषा में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या है, ये बताने से पहले एक बात तो अपन जान ही चुके हैं, उसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि भाई कोई भी बिंदु होगा ना पॉइंट पी, जिसको अपन ए कोमा बी लिख रहे हैं, तो पॉइंट ए कोमा बी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि पॉइंट पी का कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, है ना। यही तो बात हुई थी अपनी। और वेक्टर्स में भी आप जानते हो कि पॉइंट बी को एक वेक्टर की पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ए आई कैप प्लस बी जे कैप ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। भाई आई कैप जे कैप भी कभी ए और बी को मिक्स नहीं होने देते, आयोटा भी नहीं होने देता, कोमा भी नहीं होने देता। ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, कैसा भी लिख दो, एक ही बात है। तो अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर, पॉइंट और पोजीशन वेक्टर तीनों एक ही बात है। वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्क ये होता है, बड़ा फर्क, आज वेक्टर होते ही नहीं दुनिया में। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कोऑर्डिनेट और होता, तो ए प्लस आयोटा बी प्लस सी कुछ करके होता मान लो, तो ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भी सोल्व कर पाते। कॉम्प्लेक्स नंबर की लिमिटेशन क्या है कि वो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री से बाहर नहीं जा पाते, और वेक्टर तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पूरा सोल्व कर देते हैं। तो वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्क बस इतना सा है कि जो वेक्टर्स होते हैं
वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को भी सोल्व करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उनमें ए आई कैप प्लस बी जे कैप एक सी के कैप भी होता है, और ये बेचारे जो है 2 डायमेंशन ज्योमेट्री तक ही सीमित होते हैं, है ना। तो 2D ज्योमेट्री को वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर काफी इफेक्टिवली सोल्व कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है ए, है ना, और दूसरा है बी, दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए कि ये ओरिजिन से ए तक अगर मैं इसको नाम दे दूं, इस लेंथ को नाम दे दूं मोड Z1, तो कुछ तो लेंथ होगी, ये मोड Z1 का नाम दे दिया मैंने, इसको दिया जा सकता है, ठीक है। और ए से बी वाली जो लेंथ है, इसको नाम दे दिया मैंने मोड Z2। तो आप ये बोलेंगे मुझको कि ये Z1 वेक्टर रहा होगा तभी आपने इसको मोड Z1 बोला है, ये Z2 वेक्टर रहा होगा तभी मैंने इसको मोड Z2 बोला है। अरे है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मुझे बताओ ये वाला वेक्टर कौन सा हो गया? ये Z1 वेक्टर है, ये Z2 वेक्टर है, तो ये क्या हो गया? Z1 प्लस, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? मोड Z1 प्लस मोड Z2, ऐसा हो गया, ऐसा ही तो हो गया। अगर ये मोड Z1 ये मोड Z2 है, तो ये मोड Z1 प्लस मोड Z1 प्लस Z2 हो गया, ठीक है। तो यहां से मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी लेस देन और इक्वल टू, अच्छा इक्वल का निशान कब आता है यहाँ पे? जब ये पॉइंट यहां ऐसा हो जाए, कोलिनियर हो जाए, ये पॉइंट बिल्कुल बीच में लाई कर जाए, ए ये हो, बी ये हो, और पूरा ये सी हो। जब ट्राइंगल ऐसे पिचक जाए, बिल्कुल जीरो एरिया की ट्राइंगल हो जाए, तो ए प्लस बी सी के बराबर भी आ जाता है। अगर ये ए पॉइंट बिल्कुल इस दिशा में लाई कर रहा होता है, जैसे ए और बी एक लाइन में, ओरिजिन ए और बी तीनों कोलिनियर होते, तो इक्वल का निशान आ जाता। अभी दिस प्लस दिस, मतलब मोड Z1 प्लस मोड Z2 का पलड़ा भारी रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, कोलिनियर हो जाएंगे तो इक्वल टू हो जाएंगे। तो इस बात को लिखना ठीक है क्या, कि मोड Z1 प्लस Z2 विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2। और ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लिखी हुई है सीधी सीधी भाषा में, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इसकी शकल उससे देख लो, यही लिखा हुआ है, दो साइड का जोड़ तीसरी साइड से बड़ा होगा, ठीक है। और एक और बात बताओ मेरे को, मुझे ये बताओ कि इसका और इसका जोड़, मैं ये कहना चाह रहा हूं इस वाले का जोड़ इसके साथ करें तो क्या ये बोला जा सकता है इससे बड़ा होगा? अरे बोल सकते हो क्या ऐसा? बोल सकते हैं। अगर मैं प्लस मोड Z2 को इधर लेकर के आऊं, प्लस मोड Z2 को अगर इधर लेकर के आऊं राइट में, तो कितना हो जाएगा? माइनस मोड Z2। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि मोड Z1 प्लस Z2 बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इस क्वांटिटी से। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है। अब कहीं मोड Z2 बड़ा ना हो जाए मोड Z1 से, और एक नेगेटिव चीज ना हो जाए, नेगेटिव को इससे कंपेयर करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। देखो मैंने मॉडुलस लगा रखा है यहाँ पे, तो मैं एक मॉडुलस यहां लगा देता हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि मैंने एक इनइक्वालिटी जनरेट कर दी, मोड Z1 प्लस Z2 मोड Z1 प्लस मोड Z2 से छोटा होना चाहिए, और मोड Z1 माइनस मोड Z2 से बड़ा होना चाहिए। इस बात से सहमत हैं आप लोग? सहमत हैं तो लिख लीजिए जी, आपकी सहमति जरूरी है। तो ये जो हमने कहानी जनरेट की है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल इसके ऊपर टपक पड़ते ही हैं बहुत बार। तो बातें सारी समझ आ गई होंगी।
ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी आई होप समझ आ गई होगी, और इसको अभी के अभी अपने अंतर्मन में उतार लीजिए। इसी बात को एक्सटेंड करके एक नई बात बना रहा हूं मैं, इसी बात को एक्सटेंड करके एक नई बात बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि मोड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड सो ऑन, अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर हो, क्या ये कहना ठीक है कि इनका जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2 प्लस मोड Z3 एंड सो ऑन अप टू मोड Zn इस क्वांटिटी से छोटा या बराबर होगा? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस बात को आप ऐसे करो, 3 में समझने का प्रयास करते हैं अपन। हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी मान लो मैंने, ठीक है जी। अब ये वाली क्वांटिटी से बड़ी वैल्यू भी जानता हूं मैं, मोड Z1 प्लस मोड Z2, तो इससे बड़ी ये होगी, तो ये बोला जा सकता है कि यार ये क्वांटिटी तो है ना, इससे बड़ी ये और इससे बड़ी ये, तो सीधी बात है इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर दिया मैंने। 3 में बात हो गई तो 4 में हो जाएगी, यूं ही करते 5 6 n में भी हो जाएगी ये बात, है ना। ये भी बड़ी मस्त बात है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पॉइंट नंबर अपन 14 बोल सकते हैं, पॉइंट नंबर 14, ठीक है ना। जितनी भी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगी ये, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये प्रॉपर्टीज, तो इसलिए गौर से इनको ऑब्जर्व करें, नोट करें, समझें। प्रॉब्लम कर रहे हैं कुछ अपन अभी, काफी पहले का क्वेश्चन आया था जेई में, वो करवा रहा हूं मैं। देखिए सवाल कुछ ऐसा था कि इफ मोड Z1 इक्वल टू मोड Z2 इक्वल टू मोड Z3 इक्वल टू सो ऑन टिल मोड Zn इक्वल टू 1, है ना। n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका मोड 1 है ना। एंड एक और क्वांटिटी गिवन थी, मोड 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 एंड सो ऑन 1/Z4, ये भी 1 था, है ना। देन फाइंड मोड Z1 प्लस Z2 एंड सो ऑन टिल Zn, ये सवाल था, ये वैल्यू बताइए, ठीक है। वेयर Z1 Z2 Z3 एंड सो ऑन Zn, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है ना, दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो और इस प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कई बार सवाल आ लिए। सिंपल सा प्रॉब्लम है ये जेई एडवांस में भी आ लिया, उस समय पे आईआईटी नाम होता था पेपर का, आईआईटी जेई, है ना, और ये जेई मेंस में भी आ लिया ये प्रॉब्लम। तो सीन इसका कुछ ऐसा है कि ये वैल्यू है ना, इसको पकड़ लेना अगर अपन, है ना, तो यहाँ पे देखो 1/Z1 है, तो ये जो 1/Z1 है ना, इसमें अगर Z1 बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, Z1 बार से, इसमें अगर अपन Z2 बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, Z2 बार से, है ना, इसमें अगर अपन Z3 बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे करके, तो मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं। ये n है ना, ये ऐसे बन गया यूं कुछ चौके जैसा, ये n है, ठीक है। तो Zn बार से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर सकते हैं भाई ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, ठीक है।
अब मोड Z1 1 है तो मोड Z1 का स्क्वायर भी 1 होगा जी। तो ये मोड Z1 का स्क्वायर है तो ये क्वांटिटी 1 है। ये मोड Z2 का स्क्वायर है, ये मोड Z3 का स्क्वायर है और ये मोड Zn का स्क्वायर है। डिनोमिनेटर सबके 1 हो गए। हमारे पास आ गया Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार एंड सो ऑन Zn बार का मोड। तो यार एक बात बताओ, इंडिविजुअल बार हैं, इनको अगर हम यूं लिखना चाहें सबका कॉमन बार तो लिख सकते हैं ना अपन। इंडिविजुअल बार को तो ऐसे कॉमन बार लेकर के लिख सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z का और Z बार का मोड बराबर होता है। होता है कि नहीं होता? तो ये पूरा तामझाम जो है इसको Z बोल दिया जाए तो Z के बार का मोड जो है और Z का जो मोड है वो बराबर ही होता है। तो इस वाले का जो मोड है उसको 1 होना पड़ेगा, इसके बार का भी 1 है। ठीक है, तो सीधी बात है, ये आंसर आ गया 1 आपका। ठीक है ना? तो एक करेक्ट अप्रोच है, इस तरीके के प्रोसेस थिंकिंग का इस्तेमाल करके अपन बता सकते हैं कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 एंड सो ऑन टिल Zn इज इक्वल टू 1। सिंपल प्रॉब्लम था, है ना? ये क्यों लिखा था मैंने? ये इसलिए लिखा था मैंने बिकॉज मोड Z और मोड Z बार बराबर होते हैं, राइट? तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन है कि इफ मोड Z1 माइनस 1 इक्वल टू मोड Z2 माइनस 2 इक्वल टू मोड Z3 माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड मोड 9 Z1 Z2 प्लस 4 Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 आएगा यहाँ पे 4 Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 equal to 12, then find the value of mod Z1 plus Z2 plus Z3। ठीक है, ये प्रॉब्लम है भाई, वेयर Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना? इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। बताएं जरा, सॉल्व करें, कोशिश करें, है ना? मोड Z1 माइनस 1 मोड Z2 माइनस 2 मोड Z3 माइनस 3 0 के बराबर है। ये वाली क्वांटिटी 12 के बराबर है और इस मोड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सोचिए। देखें जरा, इस प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। ये चीज जो है ना, ये वाली चीज, ये देखो आप, है ना? मुझे बताओ मोड Z1 कितना है? मोड Z1 माइनस 1 0 के बराबर है तो मोड Z1 तो 1 ही हो गया ना भाई। और मोड Z2 2 हो गया और मोड Z3 3 हो गया। एक तो ये बात समझनी है अपने को, ठीक है? मोड Z1 1 है तो मोड Z1 का स्क्वायर भी 1 होगा, है ना? ये अब सोच रहे होगे तुम स्क्वायर क्यों कर रहा हूं मैं? स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को 1 4 और 9 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो 1 4 और 9 तो यार फिर अब ऐसे ही, ये तो मतलब ये तो ऑब्वियस है, मतलब ये तो चलना चाहिए दिमाग इतना तो, है ना? मैं यहां से ये बोलना चाहता हूं कि Z1 बार की वैल्यू 1 है। यहां से बोलना चाहता हूं Z2 बार की वैल्यू 4 है। और यहां से बोलना चाहता हूं कि Z3 बार की वैल्यू 9 है। तो बोलने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो 9 किसकी वैल्यू है? 9 की जगह पे लिख दिया मैंने Z3 बार, है ना? 9 की जगह पे लिख दिया Z3 बार, है ना? 4 जो है ना, 4, इस 4 की जगह पे लिख दिया Z2 बार,
और यहाँ पे जो 1 था ना, 1 1 1 1 की जगह पे लिख दिया Z1 बार। एक बात तो ये समझनी है अपने को, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Z1 Z2 Z3 Z3 बार, Z1 Z2 Z3 Z2 बार, Z1 Z2 Z3 Z1 बार। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? Z1 Z2 Z3 कॉमन आ गया, बच गया Z3 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार और इक्वल टू है 12, ठीक है। 1 2 3 और एक 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, प्रोडक्ट उनका 12 है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट करते हैं, है ना, ये अपनी प्रॉपर्टी होती है भाई। ट्वेल्व, ठीक है। Z1 का मोड 1 पता है, Z2 का मोड 2 पता है, Z3 का मोड 3 पता है। 3 इंटू 2 6, 6 को नीचे ले गए, 12 डिवाइड बाय 6 इज 2, 12 डिवाइड बाय 6 इज 2। तो हमें ये मिल गया कि मोड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, है ना, इन तीनों का इंडिविजुअल बार था, कंप्लीट बार भी लगा सकता हूँ, इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे अभी बताया था मैंने, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मोड और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड बराबर होता है। तो यही पूछा था हमसे, 2 आंसर आ गया। ठीक है जी, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, इजीली किया जा सकता है। इस फॉर्मेट के सवाल जेई मेंस में आए हैं, इसलिए ये फॉर्मेट थोड़ा ज़्यादा मैंने तवज्जो दे करके करवाया कि भाई ऐसे प्रॉब्लम अगर आ जाते हैं तो अपन इनको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो अब हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ ठीक ठीक सी शुरुआत हुई है। बेसिक्स हमने पढ़े हैं, जैसे कॉन्जुगेट पढ़ लिया, मॉडुलस पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चीज़ें पढ़ ली हमने। तो अब अपन जो है कुछ सवाल करेंगे आगे आने वाली हमारी क्लासेस में सॉल्व। एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूँ, आप ये एक बार नोट कर लें। उसके बाद एक छोटी सी माइन्यूट सी बात बता देता हूँ, हालांकि अंडरस्टूड है वो, फिर भी मेंशन कर देता हूँ मैं। ये यहाँ पे चलते हैं एक बार वापस, ये प्रॉपर्टी को देख लो, ये प्रॉपर्टी को देख लो और ये वाली प्रॉपर्टी को देख लो, है ना, मोड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, और ये है मोड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था कि, है ना, अगर अपन मोड Z1 प्लस Z2 के स्क्वायर को मोड Z1 माइनस Z2 के स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे, तो ये वाली टर्म तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल बात थी, मगर फिर भी कोई ऐसी बात मैं छोड़ना नहीं चाहता जिससे तुम कल को ये कह सको कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। तो सारी वो बात मैं नोट्स में कैद करना चाहता हूँ, जिससे तुम डायरेक्टली, फॉर्मूले तुमको पता है, तो तुम हर सवाल को बहुत ही सहजता के साथ सॉल्व कर सको, प्रैक्टिस कर रखी है तो, ठीक है। ठीक है जी, बाकी की कहानी अगली क्लास में, आज इतना ही करेंगे, ठीक है।